चलो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आज 1 से लेकर 7 जुलाई का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बना है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत सरकार के अनुसार 1 जुलाई 2024 से भारत में जितने भी पुराने कानून थे सभी बंद हो चुका है और नए कानून की शुरुआत हो गया है। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट उठा करके देगा। पुराना कानून यदि देखा जाए तो पहले जो है IPC 1860, पहले जो कानून जो चल रहा था इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का कानून चल रहा था, लेकिन अब इसका नया नाम रख दिया गया जिसका नाम है, ध्यान रखना, भारतीय न्याय संहिता। सीधा सा सवाल उठेगा और पूछा जाएगा कि पुराना कानून के जगह पे जो नया कानून नाम पड़ा है उसका क्या नाम है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पे एक नया कानून बना है जिसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब जितने भी रूल रेगुलेशंस चलेंगे वो 2023 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। दूसरा क्या है भाई, 3 तरह के कानून थे हमारे पास मोटे तौर पे। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, ध्यान रखना। CRPC जो कानून था यह पुराना कानून था मुख्य रूप से 1973 का, और नया कानून जो इसका नाम पड़ा है उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था। ध्यान रखना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था भी कहते हैं या संहिता भी कहते हैं। और यह भी नया कानून जो शुरू हुआ है वह कब हुआ है, 2023। तो ये पुराना नाम है, ये क्या है, नया नाम। 1860 के जगह पे 2023 स्थान लिया, 1973 के जगह पे भी 2023। तो नया जो कानून है, ईयर यदि आएगा तब तो आप पजल होंगे नहीं, क्योंकि सभी का सेम ईयर है 2023। 2023 में यह कानून बनकर तैयार हुआ और यह लागू कब हुआ भाई, 1 जुलाई 2024 से यह कानून लागू हो। क्लियर है। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ध्यान रखना, तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य एक्ट अधिनियम 1872। ईयर सेम है, मैं पहले बताया हूं, ईयर नया क्या हो जाएगा, 1872 के जगह पे 2023 होगा। और इसका नाम जो है सेम नाम है, नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जगह पे कौन सा स्थान लिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। IPC के धारा के जगह पे भारतीय न्याय संहिता 1860 के जगह पे 2023 और 1973 के जगह पे भी 2023। 2023 में कानून बनकर तैयार हुआ था। जितने भी पुराने कानून हैं सब समाप्त हो गए और इसे भारत सरकार कब से लागू कर दिया है, तो 1 जुलाई को 12 बजे रात से क्या हो गया, जैसे डेट चेंज होता है वैसे फटाक से क्या हो गया। अब भारत में देखा जाए तो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया हूं कि आज का जो कानून है वो जबरदस्त बन चुका है। पहले क्या होता था कि भाई गवाह के लिए गवाह को थाने बुलाओ, यहाँ करो, मैं पहले बता चुका हूँ। अब ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। अब सीधा सा है कि यदि कोई अमेरिका में भी गवाह बैठा है तो वहाँ से आराम से क्या कर सकता है, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, या हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपना वहीं से गवाही दे सकता है और वह क्या माना जाएगा। इससे क्या होगा, इससे पुलिस वालों का वजन भी क्या होगा, जो बर्डन है, ठीक है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो आए दिन पुलिस चोर को ढूंढते रहते हैं। और सामने से एक, मान लो कोई पावरफुल व्यक्ति है और कोई एक गरीब बंदा है, सामने से गवाही वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह के माध्यम से इजीली वो क्या कर सकता है, गवाही
दे सकता। क्लियर है यहां तक? अगला सीधा सा आया है, अभी हाल फिलहाल में थल सेना के, थल सेना समझते हैं, 3 सेना अपने पास है, एक एयरफोर्स है, एक नेवी है और एक कौन है, आर्मी जिसे कहते हैं हम लोग। तो आर्मी की मैं बात कर रहा हूं। थल सेना के अभी जो हेड बने हैं वह कितने नंबर के बने हैं? तीसरे नंबर के बने हैं। उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ध्यान रखना, सीधा सा पूछा जाएगा। यहां पे यदि हम लोग बात करें, जो थल सेना है, थल सेना के मुख्य रूप से यदि हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर के हैं, सॉरी 30वें नंबर के हैं, जिनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है। क्लियर है? अगला सवाल क्या है, अभी ध्यान रखना, भारत, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में भारत पहला ऐसा कंट्री बन चुका है जो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह कीट मकोड़े हो, सभी प्रकार की जितने भी प्रजाति हैं, दुनिया का पहला देश अपना भारत बन चुका है, जिस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना सर्वेक्षण किया है। ऐसा करने वाला और कोई कंट्री नहीं है। हर चीज का, कीट मकोड़े हो, जंगली जानवर हो, मतलब ये देखना चाह रहे थे कि भाई कितने टाइप के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये पूछा जाता है कहाँ से, तो जूलॉजिक गार्डन, ये पूछा जाता है कहाँ है भाई जूलॉजिक गार्डन। जूलॉजिक गार्डन की यदि बात करेंगे तो मुख्य रूप से यह भारत का पहला जो है गार्डन है और यह कोलकाता में पड़ता है। तो जूलॉजिकल या जूलॉजिक गार्डन से घोषणा किया गया किसके द्वारा? फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर है? अभी बता रहे थे फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? ठीक है, यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं। अब इनके अनुसार, इनके डेटा जो आया है, इन डेटा के अनुसार यह बताया गया है कि भारत में लगभग 1,04,561 प्रजाति है। ध्यान रखना, डायरेक्ट हो सकता है पूछ दिया जाए, 1,04,561 प्रजाति, इतने वैरायटीज अपने पास हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई? तो भारत सरकार के द्वारा, जैसे मैं भारत सरकार बोलूं तो आप सीधा सा समझ लेना कि वह क्या होगा, अपने देश में निर्मित होगा, मतलब स्वदेशी। स्वदेशी समझते हैं ना, जो दूसरे देश का सहयोग ना लिया गया, अपना स्वदेश। ठीक है, तो स्वदेशी तकनीक अभी जो है विस्फोटक, ध्यान रखना, एक विस्फोटक बम का इस्तेमाल किया गया, बम बनाया गया है और इस बम का नाम है सेवेक्स 2। ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सेवेक्स 2 क्या है। तो सेवेक्स 2 जो है एक घातक बम है और दुनिया में इसके इतना खतरनाक बम अभी तक कोई भी देश नहीं बना पाया, जैसे ग्रेनेड बम होता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए सबसे अपर क्वालिटी का जो अभी बम बनाया गया है वह किस देश के द्वारा, तो अपने भारत देश के द्वारा, और यह पूर्ण रूप से क्या है, स्वदेशी है और इसका नाम क्या रखा गया है, सेवेक्स। काफी हल्का है और बड़ा डेंजर है ये, जहां यदि एक बार गिरा दिया तो सारा जो है ना नामो निशान। इसी कारण से वर्ल्ड के जो टॉप कंट्री है, कौन कौन, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये डिमांड कर रहा है भाई, कह रहा है जितना जल्दी है मेरे पास, लेकिन गवर्नमेंट चालाक है, गवर्नमेंट उतना ही देंगे जितना अपने नुकसान ना हो। तो सेवेक्स 2 क्या है, एक बम है, घातक बम, और इतना डेंजर बम अभी जो है दुनिया में किसी के पास, किसी और कंट्री के पास नहीं है। अगला है भाई नोमोडिक एलिफेंट। ध्यान रखना, नोमोडिक एलिफेंट। अब सवाल है, ये नोमोडिक एलिफेंट क्या यह हाथी की प्रजाति है? तो नोमोडिक एलिफेंट जो है एक एक्सरसाइज है
एक सैन्य अभ्यास है, दो देश के बीच हुआ है, और वह जो दो देश है, एक अपना कौन हो जाएगा भाई, भारत, और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा देश है, तो मंगोलिया। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि नोमोडिक जो एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ है, संयुक्त अभ्यास हुआ है, किन दो देश के बीच हुआ है, तो आपके पास क्या उत्तर होगा भाई, भारत और मंगोलिया के बीच। और यह जो एक्सरसाइज है, यह कितने नंबर का एक्सरसाइज था, तो आप क्या कहेंगे, यह 16वें नंबर का एक्सरसाइज था। और यह कहाँ हुआ है, तो भारत में एक बेटा जगह है जिसका नाम क्या है, उमरोई। और यह उमरोई की यदि हम लोग बात करें, तो उमरोई मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा, तो उमरोई मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा, तो मेघालय में। क्लियर है। एलिफेंट यहाँ पे देखा जाए, नोमोडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। इस बार 2024 में कितने नंबर का एक्सरसाइज था, 16 नंबर का था। और कहाँ पे इसका एक्सरसाइज का अभ्यास किया गया, तो मेघालय में किया गया। और स्थान यदि पूछा जाएगा, तो मेघालय के किस क्षेत्र में हो जाएगा, उमरोई। अब सवाल कई बार यह पूछ दिया जाता है बेटा कि 15वें नंबर का एक्सरसाइज कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना, एक वर्ष होता है मंगोलिया में, दूसरे वर्ष होता है अपने इंडिया में। तो इस बार इंडिया में हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हुआ पिछले बार कहाँ हुआ होगा, मंगोलिया में। और मंगोलिया की राजधानी है बेटा उलन बटोरा, उलन बटोरा। तो यदि पूछा जाए 15वां एक्सरसाइज जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो उलन बटोरा में हुआ था। क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ज्यादा सिरदर्दी नहीं करना है, धीरे धीरे पढ़ लो। अभी हाल फिलहाल में आया है कि भारत सरकार में सबसे उच्च पद पे कौन बैठे रहते हैं बेटा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, अभी हाल फिलहाल में कुछ जो है शौर्य चक्र प्रदान किए हैं वीर बहादुर के लिए, वीरता पुरस्कार जिसे हम लोग कहते हैं। तो पूछा जाएगा कितने कीर्ति चक्र दिए हैं, तो कीर्ति चक्र कितने दिए हैं भाई, 10 कीर्ति चक्र दिए हैं। और शौर्य चक्र कितने दिए हैं, तो शौर्य चक्र कितने दिए हैं, 26। ये ध्यान रखना, 10 सब सेना के लिए है, मरणोपरांत भी मिलता है, जीवित में भी मिल जाता है। तो 10 कीर्ति चक्र दिए हैं और 26 दिए हैं शौर्य चक्र। ये सभी के सभी वीरता पुरस्कार में आते हैं। अब सवाल यह पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो भारत का यदि देखा जाए सबसे बड़ा यदि हम बात करें जो वीरता पुरस्कार है वह कौन सा है, अशोक चक्र। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। चीजों को समझो, तो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में ये सब दिया जाता है बहादुर काम करने वालों को। तो पहला पुरस्कार जो है वो कौन सा है भाई, अशोक चक्र है। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर में कौन सा आ जाएगा, कीर्ति चक्र आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, तो ये तीनों के तीनों वीरता पुरस्कार हैं और सीक्वेंस वाइज में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे मुख्य रूप से सवाल पूछा जाता है कि भारत का वह व्यक्ति का नाम भी तब बताइए, या भारत के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहली बार ब्रिटिश संसद का मेंबर बना था। क्लियर है। तो भारत के पहले व्यक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो मेंबर बने थे वो किस वर्ष बने थे, 1892 में। और इसे ग्रैंडफादर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिनका नाम है दादा भाई नरोजी। ध्यान रखना, इसे दादाजी के नाम से भी जानते हैं। तो दादा भाई नरोजी भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश के कॉमन हाउस के मेंबर बने थे। और यह किस वर्ष बने थे भाई, तो 1892 में बने थे। क्लियर है।
नेक्स्ट सवाल सीधा सा, झारखंड के फिर से सीएम अभी बन चुके हैं, सॉरी, झारखंड के नए सीएम, पहले चंपाराय सोरेन थे, ठीक है, फिर से चंपाराय सोरेन के पहले कौन थे, हेमंत सोरेन, तो फिर से इन पे जो है ना कुछ करप्शन का चार्ज लगा हुआ था तो हट गया, तो फाइनली जो है झारखंड के नए सीएम अभी कौन बन चुके हैं फिर से, तो जो पुराने थे वही बन चुके हैं। अगला सीधा सा सवाल बेटा पूछा गया है कि सीडीएस अधिकारी कौन है, तो सीडीएस अधिकारी की यदि हम लोग बात करें तो सीडीएस अधिकारी कौन है, अनिल चौहान है। भारत के पहले सीडीएस अधिकारी कौन थे, तो भारत के पहले सीडीएस अधिकारी बिपिन रावत थे, ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन कई दफा पूछा भी गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अनिल चौहान। सीडीएस का काम क्या होता है, तो सीडीएस का मेन इसका फुल फॉर्म है चीफ डिफेंस स्टाफ। जो तीनों सेना जो होते हैं, तीनों सेना कौन सा, थल जल वायु, इन तीनों को रेगुलेट करने का काम, एक तीनों को जोड़ने का काम ये कौन करेंगे, सीडीएस। और सीडीएस किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार, तो राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति अपना वजन कम करने के लिए, लोड कम करने के लिए एक नया जो है पदाधिकारी लाया है जिसका नाम है सीडीएस। क्लियर है। अगला सवाल है भाई कि पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करने वाला कौन था। ध्यान रखना, डीएनए फिंगरप्रिंट समझते हैं ना, जो लोग वह क्राइम वगैरह करते हैं या कभी माँ बाप खो गया, बच्चे खो गए, तो उन सबों का जांच उच पता करने के लिए, अपराध जो होता है उसका जांचने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स की यदि हम लोग बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स के खोजकर्ता जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय हैं, जिनका नाम क्या है, लालजी सिंह, और ये मूल रूप से किस राज्य के रहने वाले, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अभी हाल फिलहाल में, ध्यान रखिएगा, एक बेटा स्वदेशी टैंक बनाए हैं। यह अभी ऐसा टैंक है जो वर्ल्ड में इसके टक्कर का नहीं। टैंक समझते हैं क्या, तोप। टैंक को अपने भाषा में पानी वाला टैंक मत समझ लिए तुम लोग, ठीक है। टैंक का मतलब होता है तोप। पहली बार देखा जाए भारत सरकार के द्वारा स्वदेशी टैंक बनाया गया है, और इस टैंक का बेटा नाम क्या है, तो जोरावर। जोरावर क्या है, एक स्वदेशी टैंक है, और यह जो टैंक है काफी हल्का है, इसलिए भारत के उच्च चोटियों पर, चाहे वह लेह लद्दाख का एरिया हो, चाहे वह असम का एरिया हो, या बार बार चाइना वगैरह जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, वहाँ पे इस टैंक को क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, और चाइना फिर यदि बदतमीजी करेगा तो उसका बदला जो है ना इस टैंक से दिया जाएगा। अब सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम अजीबोगरीब लग रहा है, जोरावर, ऐसा लगता है किसी का नाम है। तो जोरावर की यदि बात करें तो पहले एक राजवंश रहा करते थे जिसका नाम था डोगरा राजवंश। ध्यान रखना, डोगरा राजवंश से बेटा एक कर्नल बने थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। चाइना के साथ जब फाइट हो रहा था ना 62 में, तो बहुत खतरनाक तरीके से ये लड़े थे और चाइनीज सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिए थे, एक दो नहीं हजारों की हजारों सेना को। इसलिए भारत सरकार इनके सम्मान में इन्हीं के नाम से स्वदेशी हल्के टैंक का निर्माण किया, और इसी कारण से इसका नाम इस टैंक का क्या पड़ गया, जोरावर। क्लियर है। अभी यदि देखा जाए तो कियर स्ट्रॉमर ये कौन है, तो ये सीधा सा सवाल है। ये अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने। पहले ऋषि सुनक थे, तो ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुआ था, नए जो बने हैं पीएम जो बने हैं कियर स्ट्रॉमर।
ठीक है। अगला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में देखना, ईरान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट में, ईरान के अभी नए राष्ट्रपति कौन है, ब्रिटेन के पीएम कौन है। तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मसूद पेजेशिकियान। कहाँ से नाम आता है भगवान जाने। मसूद पेजेशिकियान, ये अभी ईरान के नए क्या बने हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अगला सवाल है, न्यूरोलॉजी किसका स्टडी करता है, तो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ब्रेन का अध्ययन करता है। तो 1 से 7 जुलाई तक यही मुझे लगा जरूरत वाली चीजें हैं, मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसे आप लोग कवर कर लें। ठीक है।